ये तो हमारी देश की आवाज है। इसी आवाज को कंट्रोल करने के लिए 90 करोड़ दिए गए। ये तो कुछ भी नहीं था, केवल 50 लाख देके 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पंचकुला और पटना, इन सारी प्रॉपर्टी पर जब सीबीआई की जांच हुई तो कांग्रेस के देखिए, एक न्यूज मीडिया किसी भी पार्टी के लिए कितना जरूरी होता है, आपको इससे बेहतर एग्जांपल नहीं मिल सकता। और इसकी शुरुआत होती है साल 1938 से। नेशनल हेराल्ड नाम का एक न्यूज अखबार पब्लिश होता है जो अंग्रेजों के खिलाफ हमारी देश की आवाज बनती है। हमारे देश के 5000 फ्रीडम फाइटर्स इंक्लूडिंग नेहरू जी ने फंडिंग करके एक कंपनी बनाई थी, AGL, द एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड। और ये कंपनी इस अखबार की प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैनेजिंग का काम करती थी। और इसके अंदर 2 और न्यूज़पेपर पब्लिश होती थी। हिंदी में था नवजीवन और उर्दू में था कीमी आवाज। इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा पॉपुलर था वो था नेशनल हेराल्ड। आजादी से पहले ये हमारी देश की फ्रीडम ऑफ स्पीच की ओपिनियन लोगों तक पहुंचा रही थी, लेकिन इससे जो ब्रिटिश की दिक्कत थी वो बढ़ते जा रही थी। इसीलिए साल 1942 में ब्रिटिश ने इस अखबार पर बैन भी लगाया था, लेकिन ये बैन ज्यादा दिन तक रहा नहीं। और साल 1945 में ये न्यूज़पेपर फिर से लोगों तक पहुंचने लगी। फाइनली 15 अगस्त 1947 में हमें आजादी मिलती है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आजादी के बाद ये जो AGL कंपनी थी, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रॉपर्टी, कुछ जमीन दी जाती है ताकि अलग अलग शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लोगों तक न्यूज पहुंच सके। और ये जो जमीन AGL को दी जाती है वो 2 तरीके से मिलती है। एक तो था लीज होल्ड प्रॉपर्टी, जिसे वो बेच नहीं सकती, उसे जिस काम के लिए दिया गया है वही काम करेगी, बाकी इसकी ओनरशिप वो गवर्नमेंट के पास रहेगी। और दूसरा था फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, जिसे AGL चाहे तो बेच सकती थी, जो कि आगे चल के यही प्रॉपर्टी कांग्रेस को आज तक कटघरे में लाके खड़ा कर रही है। आजादी के कुछ साल कांग्रेस के लिए बहुत बढ़िया चल रहा था, पावर, पैसा और सबसे बड़ी बात देश की ओपिनियन तक कांग्रेस बना रही थी। लेकिन 2005 तक आते आते ये नेशनल हेराल्ड न्यूज अखबार जो थी, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जानी जाती थी, अब ये धुंधली हो चुकी थी। और अब इस अखबार में कांग्रेस के थॉट्स, विजन, पॉलिसी और कांग्रेस के विचारधारा वो ज्यादा पब्लिश होने लगी थी। मानो ये न्यूज़पेपर कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही हो, जिसका नुकसान आगे चल के कांग्रेस को होता है। और इसके विरोध में कई न्यूज मीडिया की एक टीम खड़ी हो चुकी थी, जैसे ऑर्गेनाइजर, 5 जन, स्वदेश जनसत्ता। ये सभी कांग्रेस के पारिवारिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय हल्की वित्तीय ढांचे पर कांग्रेस का खुलकर विरोध करती थी। और इसको लेके ये भी कहा जाता था कि ये अखबार कांग्रेस का विरोध इसलिए कर रही है ताकि इसका सपोर्ट बीजेपी कर रही है। आपको ये कन्वेक्शन पेट्रियस एंड पार्टिजन, देशभक्त और पक्षपाती बाय रामचंद्रा इस बुक में मिल जाएगी। इस टाइम तक तो सब चीज ठीक चल रहा था, लेकिन 2008 तक आते आते ये जो नेशनल हेराल्ड अखबार थी, इसकी लोकप्रियता वो काफी कम हो चुकी थी। और अब ये जो AGL कंपनी पेपर बेच के प्रॉफिट बना रही थी, वो अब भारी लॉस में जा चुकी थी। और 2008 में ही नेशनल हेराल्ड अखबार बंद हो जाती है। और इसके साथ 2 और अखबार जो थी वो भी बंद हो जाती है। लेकिन ये जो AGL कंपनी थी, ये न्यूज छापनी तो बंद कर देती थी, बट इसके पास प्रॉपर्टी वो काफी अधिक थी, लगभग 2000 करोड़ से भी ऊपर की। और अब इस प्रॉपर्टी को AGL शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स को रेंट पर देकर पैसे कमाने लगी थी। लेकिन ये याद रखिएगा कि इसका कोई एक मालिक नहीं था, बल्कि इसे स्टार्ट करने वाले 5000 फ्रीडम फाइटर्स इंक्लूडिंग नेहरू जी भी थे। और अब इसमें से 1057 फ्रीडम फाइटर्स ही बचे थे, बाकी की डेथ हो चुकी थी। इस टाइम तक हर पॉलिटिकल पार्टी को ये तो समझ में आ गया था कि किसी भी पार्टी के लिए एक न्यूज मीडिया कितनी जरूरी होती है। और इसी प्रयास में कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को फिर से खड़ा करने के लिए AGL को टाइम टू टाइम लोन देती है, बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी कोलेट्रल के, जो अमाउंट 90 करोड़ से ज्यादा की है, जो कि पब्लिक का पैसा। और कांग्रेस सेक्शन 29A to C रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 एंड सेक्शन 30A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 को वॉलेट करके एक प्राइवेट कंपनी को विदाउट इंटरेस्ट लोन देती है। इसके बावजूद भी नेशनल हेराल्ड रिवाइव नहीं कर पाती है और ये कम्प्लीटली बंद हो जाती है। अब कायदे से तो AGL को 90 करोड़ लौटाने थे कांग्रेस को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी बीच 2010 में एक और कंपनी रजिस्टर होती, यंग इंडिया लिमिटेड के नाम से, और ये एक NGO की तरह काम करती है। और ये कंपनी कांग्रेस को 50 लाख रुपए देती है, बदले में कांग्रेस AGL की सारी प्रॉपर्टी, ये 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी यंग इंडिया के नाम कर देती है। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
एक आदमी किसी बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लेती है बिजनेस करने के लिए, लेकिन वो कुछ साल प्रयास करने के बावजूद भी उस बिजनेस से प्रॉफिट नहीं बना पाता और उसका बिजनेस बंद हो जाता है। ऐसे में वो लोन कैसे चुकाएगा? तो उसके पास जमीन भी है लगभग 2 करोड़ का, चाहे तो उस जमीन में से कुछ हिस्सा बेच के ये 5 लाख रुपए का लोन चुका देगी, ना कि वो अपनी पूरी जमीन, ये 2 करोड़ की जमीन किसी और बैंक के नाम कर दी। कुछ ऐसा ही ट्रांजैक्शन एजीएल, कांग्रेस और यंग इंडिया के बीच हुई है। इस 90 करोड़ के लोन के चक्कर में एजीएल अपनी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी एक नई कंपनी यंग इंडिया के नाम कर दी है। इस टाइम तक तो ये सब अननोटिस्ड रहती है, लेकिन 2012 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन कनाट प्लेस के एक ट्रायल कोर्ट में कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में एक शिकायत दर्ज करवाती है। सुब्रमण्यम स्वामी अभी बीजेपी के मेंबर हैं, लेकिन उस टाइम ये बीजेपी के मेंबर नहीं थे बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और उस समय जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी, तो ये केस उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है। उसके बाद 2013 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी से जुड़ते हैं और बीजेपी के मेंबर बनते हैं और आगे चल के मई 2014 में भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनती है और यहाँ से कांग्रेस का बुरा दिन स्टार्ट हो जाता है। बीजेपी की सरकार आई हुई अभी 1 मंथ भी नहीं हुई थी। इधर 26 जून 2014 में दिल्ली पुलिस के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से पटियाला हाउस कोर्ट से नेशनल हेराल्ड की पहली चार्जशीट तैयार हो जाती है। आईपीसी धारा 420, धारा 120 बी, धारा 406 धोखाधड़ी, बेईमानी और संपत्ति के दुरुपयोग के मामले में ये केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अब यहाँ से केस तो स्टार्ट हो चुकी है। अब पहले ये जान लेते हैं कि एजीएल के पास ये जो 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है ये है कहाँ और इसकी ओनरशिप जो है वो किसके पास है। तो देखिए ये प्रॉपर्टी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पंचकुला और पटना इस सारी जगह पर है। जब इस पर इंक्वायरी हुई तो ये पता चला कि इसमें से 76% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम है, बाकी के 24% कांग्रेस के ही मेंबर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास है। लेकिन एजीएल को बनाने वाले तो 5000 फ्रीडम फाइटर्स का भी पैसा लगा था, तो इसके भी शेयर्स इसमें होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये डाटा भी डिसमैच हुई, यहाँ तक कि यंग इंडिया ने कांग्रेस को जो 50 लाख रुपए देकर एजीएल की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिए थे, उसे भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ने सस्पिशियस बताया। यंग इंडिया ने एक डॉटएक्स कंपनी से 1 करोड़ का लोन दिखा के ये 50 लाख रुपए कांग्रेस को दी थी। दरअसल जिस एड्रेस पर ये डॉटएक्स कंपनी को रजिस्टर दिखाई थी वहाँ कोई कंपनी थी ही नहीं, बल्कि 3 BH का एक गेस्ट हाउस था। सर डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड कोई है यहाँ पे? नहीं मैडम, एक तो कोई नहीं है, हम जानता नहीं है। इस पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि एजीएल के अंदर जो डायरेक्टर है वही लोग कांग्रेस के अंदर भी इम्पोर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं और वही लोग यंग इंडिया के अंदर भी, और यही सेम सेट ऑफ पीपल इन तीनों एंटिटी को यूज करके प्रॉपर्टी को घुमा रही है और उसका डायरेक्ट फायदा राहुल गांधी और सोनिया गांधी को हो रही है, जो कि एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। कांग्रेस ने सिर्फ अखबार चलाने के लिए एजीएल को ये जमीन दी थी, ना कि किसी पार्टी के फायदे के लिए। अब इस पर कांग्रेस का कहना है एजीएल हमारी नेहरू जी की बनाई हुई कंपनी है और यंग इंडिया भी कांग्रेस की ही कंपनी है। इसमें ऐसी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हुई है जिसका फायदा सीधा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पर्सनल बैंक खाते में गई हो। यंग इंडिया एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है जिसका पैसा सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर यूज किया जा सकता है, ना कि किसी के पर्सनल यूज के लिए। इस पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि एजीएल अपनी थोड़ी सी प्रॉपर्टी बेच के ये 90 करोड़ का लोन चुका सकती थी, तो इसमें यंग इंडिया को बीच में लाने की क्या जरूरत थी। इस पर कांग्रेस स्पीकर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एजीएल की 99% प्रॉपर्टी लीज होल्ड प्रॉपर्टी है जिसे बेचा नहीं जा सकता, जो कि ये भी डाटा गलत निकली। 99% are leasehold properties. That's the short answer, which Dr. Swami knows and the whole world knows. But in its own documents, the Bandra property is freehold. In fact, roughly 70% of AJL's properties are described as freehold. अब इधर ये 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी से रेंट भी आ रहा था। अब इस पैसे को किस ऑब्जेक्टिव के लिए खर्च किया गया है, ईडी इस पर भी जांच कर रही है। और इधर पंचकुला में जो एजीएल की जमीन थी उसे इलीगल तरीके से बेच दिया गया। अब ईडी और सीबीआई इस सारी प्रॉपर्टी पर जांच कर रहे हैं कि इससे आने वाली पैसे किस ऑब्जेक्टिव पे खर्च किया गया या ये कहां खर्च किया गया।
बैक टू बैक इस केस पर हायरिंग हो रही है। लेकिन कई बीजेपी मेंबर का ये कहना है कि एजीएल के पास ये जो जमीन है इसकी वैल्यूएशन 5,000-6,000 करोड़ से ऊपर है। दरअसल अभी तक ईडी और सीबीआई ने 752 करोड़ की प्रॉपर्टी रिकवर कर पाई है और ये केस आगे चल रही है। अब आपको ये केस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी लगे या ना लगे, लेकिन मेरे राय में जिसकी लाठी उसकी भैंस यही चल रहा है। कांग्रेस के टाइम में भी ऐसा ही चल रहा था। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।